हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईपीसी के ईपीसी थर्ड के, यानी जिसमें हम पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि एडगर डेल का जो अनुभव का शंकु था उसको हमने पढ़ा था, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो देख सकते हैं। यहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है या इंस्ट्रक्शन क्या है। ये जो कॉन्सेप्ट था वो भी एडगर डेल ने ही दिया था। अब देखिए, जो हमारी शिक्षा का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो लगातार चलेगी। हम कहीं ना कहीं किसी भी जगह पे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। सबसे पहले अगर बच्चा करेगा तो क्या करता है, अनुकरण करता है। अनुकरण का मतलब उसने किसी को कोई चीज बोलते देखी या करते देखी, वो पहले देखता रहेगा या सुनता रहेगा, उसके बाद उस चीज को सीख लेगा, अडेप्ट कर लेगा, चाहे वो सुन के करे या देख के करे। कर लिया, उसे देख लिया, कुछ दिन बाद क्या करेगा, वो उसे रटने की कोशिश करेगा। मैंने अभी किसी बच्चे के सामने एक वर्ड बोल दिया, उसने उस वर्ड को 3-4 बार दोहराया और धीरे धीरे करके उसको क्या कर लिया, रट लिया। अब की बार मैंने देखा तो वो बच्चा वही शब्द मेरे सामने से बोल रहा है। क्यों? इसीलिए लोग बोलते हैं कि एक टीचर आइडल होता है। तो टीचर को सोच समझ के कुछ बोलना चाहिए या फिर करना चाहिए, क्योंकि आप जो भी बोलेंगे बच्चे उसका अनुकरण कर लेंगे, यानी अपने पास सुन के देख के आपको रख लेंगे उस चीज को। उसके बाद क्या करेंगे, कंठीकरण कर लेंगे, यानी रट लेंगे उस चीज को। रटने का मतलब यह है कि वो अपने स्मृति में उन चीजों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, वो अपनी क्रिया द्वारा, सबसे पहले बच्चे अनुकरण द्वारा सीखेंगे। उन्होंने सुना, देखा, अनुकरण कर लिया, उसके बाद उसी चीजों को, वही चीजें उनके माइंड में चलती रहती हैं और वो क्या करते हैं, कंठीकरण कर लेते हैं। देन कुछ दिन बाद क्या होता है, वो क्रिया द्वारा, कुछ दिन बाद का मतलब एक स्टेप होता है। हमारी जो एजेस हैं, जो भी अवस्थाएं हैं, उसमें क्या होता है, एक एज के बाद बच्चा क्या करता है, क्रिया द्वारा सीखता है। उसके बाद क्या होता है, वो अनुभव द्वारा सीखता है। लगातार यही प्रोसेस चलता रहता है कि सबसे पहले हम अनुकरणित करेंगे। आप छोटे से बच्चे को देखेंगे, वो क्या करेगा, किसी को बोलते देखते आप सुनेगा और क्या करेगा, उस चीज को क्या कर लेगा, अडेप्ट कर लेगा। उसी तरीके से क्या होगा, वो कंठीकरण करेगा, जो उसने अडेप्ट किया उसको बार बार बोलेगा, सीखेगा, मतलब कहीं भी उन शब्दों का इस्तेमाल कर लेगा। इसी तरीके से वो क्रिया द्वारा सीखेगा। ठीक है ना? क्रिया द्वारा का मतलब है अब वो स्वयं से पहल कर रहा है चीजों को देखने का, कोई एक्टिविटी करके खिलौनों को तोड़ देगा, तो यानी अब वो क्रिया द्वारा सीख रहा है। फिर वो अनुभव द्वारा सीखेगा, यानी उसने तोड़ के देख तो लिया है कि खिलौने में क्या है, एक बार उसने क्रिया की तो उसे क्या मिला, अनुभव मिला। अब वो क्या करेगा, अनुभव द्वारा सीखेगा। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो जो भी इनडायरेक्टली सीख रहे हैं, मतलब जो भी प्रत्यक्ष रूप से सीख रहे हैं या जो भी इनडायरेक्टली सीख रहे हैं, वो सब वो अनुभव द्वारा यानी एक्सपीरियंस के थ्रू सीख रहे हैं। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि बच्चा सबसे पहले क्या करता है, जैसे ये पेन है या पेंसिल है, उसे दिखानी पड़ेगी कि पेंसिल ऐसी दिखती है, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद जब उसकी एज आ जाएगी या वो मैच्योर हो जाएगा या परिपक्व हो जाएगा, तो क्या होगा, वही चीजें क्या हो जाएंगी, कॉन्क्रीट। अब्स्ट्रैक्ट चीजें थी वो कैसी हो जाएंगी, कॉन्क्रीट हो जाएंगी, मूर्त से अमूर्त हो जाएंगी। ठीक है। अगर अब हमने उनसे कह दिया कि भगवान का बताओ, भगवान कैसी स्मृति है, या मैंने बताया कि ऐसे दिखते हैं वैसे दिखते हैं, तो वो किसी भी चीज की कल्पना कर सकता है। किसके द्वारा, अनुभव द्वारा। ये अनुभव द्वारा सीखना बच्चा जब मेच्योरिटी के लेवल पे होता है तभी वो सीख पाता है, मतलब अनुभव द्वारा। क्रिया तो करेगा, अनुभव द्वारा सीखेगा, और जब वो अनुभव द्वारा सीखना शुरू होता है तो वो अमूर्त से मूर्त की हो जाता है। यानी अगर अब उसे हम कोई चीज नहीं भी दिखाएंगे और उससे कहेंगे कल्पना करो कि एक हाथी है जिसके 4 कान हैं, तो वो उस चीज की भी कल्पना कर लेगा। लेकिन ये सारी चीजें हो किसकी वजह से रही है, ये आप अनुकरण कर रहे हैं, कंठीकरण कर रहे हैं, क्रिया कर रहा है, अनुभव कर रहा है कोई बच्चा, ये सब किसके द्वारा हो रहा है, तो सेंसेस के द्वारा। हमारे पास कई तरीके की सेंसेस हैं, हमारे पास कई तरीके की इंद्रियां हैं, और अगर किसी के पास एक इंद्री कम है तो उसका ज्ञान, तो उसे जो है वो ज्ञान थोड़ा कम प्राप्त हो पाता है। हम देखते हैं किसी के पास एक आंख नहीं है या कोई सुन नहीं पा रहा है ना, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब देखिए, अगर हमने अलग अलग ज्ञान को प्राप्त किया, जैसे हमने खाली देख के ज्ञान प्राप्त कर लिया है, एक वो अलग हो गया, हमने सुन के कोई चीज प्राप्त कर ली है, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। मतलब हम अलग अलग अगर ज्ञान प्राप्त करेंगे अपनी इंद्रियों से, एक इंद्री से एक ज्ञान प्राप्त कर लिया, दूसरी इंद्री से दूसरा ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, प्रभावित नहीं होगा। ठीक है। लेकिन अगर हम सारी इंद्रियों को एक साथ मिला दें, जैसे हमारी इंद्रियां कौन कौन सी हैं, तो इंद्रियां हमारी सबसे पहले आती है आंख से देखना, यानी हमारी एक इंद्री ये है जो कि हमें देखकर समझने या सीखने का मौका देती है, आंख। ठीक है। दूसरी हमारी सेंस है नाक, जो कि सूंघ के हम
फटाफट से बता देते हैं कि ये चीज सड़ी है, या फिर घर में गैस खुली हुई है, या फिर जलने की महक आ रही है, या ये गंदा है, यहाँ कोई कूड़ा कबाड़ है, पास में गटर है। कुल मिला के हम क्या करते हैं, फटाफट से सीख लेते हैं और बता देते हैं कि कहाँ कौन सी चीज सही है गलत है, ये सारी चीजें सूंघ के स्मेल करके कि कौन सा परफ्यूम कौन सा है ना। तो ये सारी चीजें। उसके बाद बात करते हैं जीभ से स्वाद की। तो एक जो जीभ है हमारी, वो भी हमारा एक सेंस ऑर्गन है, यानी वो क्या करती है, स्वाद का हमें अनुभव करवाती है। वहां से भी हम सीखते हैं कि कौन सा खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कौन सी चीज, क्योंकि एक खाना जो हमारे लिए है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल लगता है, जाहिर सी बात है। तो जीभ भी क्या करती है, हमें स्वाद को बताने में या स्वाद से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनको जानने में हमारी सहायता करती है, सीखने में हमारी मदद करती है। ऐसे ही कानों से सुनकर, और ज्यादातर जो चीजें हैं वो हमारी यही वाली सेंस यानी कानों से सुनकर हम कई सारी चीजें क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक, उसके बाद क्योंकि यही वाली इंद्री सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, हालांकि इफेक्टिव तो सारी है लेकिन सबसे ज्यादा काम यही करती है कि हम कान से सुनकर सारी चीजों को सीखते हैं। उसके बाद हाथ से स्पर्श करना, यानी हम किसी चीज को छूकर महसूस करके क्या करते हैं, सीखते हैं, यानी हाथ से स्पर्श करना या देखना, किसी भी चीज से स्पर्श करके देखना। ठीक है, अब कुल मिला के हमारी ये कितनी है, 5 इंद्रियां हैं। अगर अलग अलग आपने ज्ञान प्राप्त किया, जैसे आपने आंख से देखकर किसी ज्ञान को प्राप्त कर लिया, सॉरी, या अगर आपने नाक से सूंघकर किसी ज्ञान को प्राप्त कर लिया, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। जितना इफेक्टिव तब होगा इंद्रियां एक साथ मिल जाएंगी, तब आपको जो ज्ञान की प्राप्ति होगी, आपको मिलेगा, वही रियल होगा। यानी आप बिल्कुल आंखों से देखकर, नाक से सूंघकर, या फिर जीभ से टेस्ट करके, या फिर कानों से सुनकर, अगर एक से ज्यादा भी इंद्रिय इन्वॉल्व है, तो वहां पे वो जो हमारा शिक्षण होगा या अधिगम होगा वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई बच्चा कोई सुन के किसी चीज को सीख रहा है, समझ रहा है। अगर हमने किसी चीज को सुना है, वो सुन तो हमने लिया, लेकिन 100% में से हमें केवल वो 20% याद रह जाता है। अगर जैसे आप एक कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं और कोई भाषण दे रहा है, तो आपको उसकी कुछ चीजें याद रहेंगी जिन चीजों ने आपको प्रभावित किया होगा, ठीक है, और बाकी चीजें आप सब भूल जाएंगे। यानी आप कितना भी कोशिश करेंगे, आप नोट कर लें वो अलग बात है, वहां पे आपकी एक अलग सेंस काम कर रही होगी। लेकिन जब आपने देखा, वहां पे आप देख रहे हैं और कोई वहां पे भाषण दे रहा है, तो आपको सिर्फ घर आके उतनी ही चीजें याद रहेंगी जिन चीजों ने आपको प्रभावित किया है, इफेक्ट किया है। यानी आपको सिर्फ 20% चीजें ही याद रह जाएंगी। लेकिन अगर कोई सुन भी रहा है और साथ में लिख भी रहा है, ठीक है, आपने सुना प्लस लिख लिया और आप देख भी रहे हैं उस चीज को, तो क्या हो रहा है, देखना, सुनना, लिखना, आपकी 3 सेंसेस काम कर रही हैं, तो आपको वो चीज 50% तक याद रहेगी। यानी याद करने का हम इससे ये भी सीख सकते हैं कि जो याद करने का तरीका है वो क्या है। अगर हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमें 50% आ रहा है, लेकिन अगर हमने कुछ नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए हैं, भले आपको जैसी सुविधा हो वैसे लिख लीजिए, अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके लिख लीजिए, लेकिन लिखिए जरूर, ताकि भविष्य में जब आपके एग्जाम्स हो तो आपको वो चीजें याद रह जाए। यानी कुछ नहीं तो 60-70% आपको चीजें याद रहे, और डेली डेली रिवाइज कीजिए तो आप भूलने का सवाल ही नहीं है। अब देखिए, तो जो हमारी सेंसेस हैं उनके थ्रू जो सीखना है, तो इन सब के बारे में किसने कहा, मतलब कहा कि जब एक साथ सारी ही इंद्रियां हमारी मिल जाती हैं तो वो बहु इंद्रिय कहलाते हैं। बहु का मतलब बहुत सारी इंद्रियां, कुल मिला के सारी ही इंद्रियां मिलेंगी, तब वो हमारा क्या कहलाएगा, बहु इंद्रिय अनुदेशन कहलाएगा। इसका कॉन्सेप्ट जो है शिक्षा में एडगर डल लेके आए थे। सबसे पहले हम बात कर ले तो जितनी भी सेंसेस हैं उनका साथ में मिल जाना क्या कहलाएगा, बहु इंद्रिय अनुदेशन कहलाता है। और इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो संप्रत्यय है, वो एडगर डेल द्वारा दिया गया, क्योंकि इन्होंने कहा कि अभी हम लोग इसका वर्गीकरण भी देखेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि एकल जो इंद्रिय अनुदेशन है वो कैसा होता है, उसमें केवल एक सेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो एडगर डेल ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, उसमें उन्होंने देखा कि जब उन्होंने बच्चे एक सेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए ये केवल अधिगम के लिए नहीं है, ये शिक्षण के लिए भी है कि एक शिक्षक को कैसे बताना चाहिए या अपना शिक्षण कैसे करना चाहिए कि बच्चों की ज्यादा से ज्यादा जो उनके सेंसेस हैं वो एक्टिव रहें।
और जब बच्चों की ज्यादा सेंसेस एक्टिव रहेंगी तो उनके अधिगम को स्थायी किया जा सकता है, यानी उनको जो भी ज्ञान मिल रहा है वो लंबे समय तक चल सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसी आधार पे इन्होंने दो डेफिनेशन भी दे दी। डेफिनेशन से आपको बहुत सिंपल वे में समझ में आ जाएगा, अगर नहीं समझ में आया है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वह अनुदेशन जिसमें दो से अधिक इंद्रियों का प्रयोग हो या जिसमें से या दो से अधिक इंद्रियां क्रियाशील हों। कुल मिलाके कह रहे हैं कि दो से अधिक, ये सुनना भी देखना भी, तो यानी आप दो दो तो हमारी सेंसेस काम कर रही है, एक तो देखना एक तो सुनना, उसके साथ आपने लिख लिया, या फिर आप बोल भी रहे हैं, आप बोल बोल के पढ़ रहे हैं, साथ में लिख भी रहे हैं, आपकी चार सेंसेस काम कर रही हैं। देखना, आप जो बोल रहे हैं वो आपको सुनाई भी दे रहा है और साथ साथ आप लिख भी रहे हैं, यानी चार सेंसेस एक्टिव हो गई हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि जहां पे भी दो से ज्यादा सेंसेस आपकी क्या करेंगी, एक्टिव होंगी, तो वो जो शिक्षण है, वो जो ज्ञान प्राप्ति है या कोई भी शिक्षण अधिगम की कोई भी प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, इफेक्टिव कहलाएगी। और दो से ज्यादा सेंसेस जिसमें भी इंक्लूड होंगे वो हमारा बहुइंद्रिय अनुदेशन कहलाएगा। ठीक, अब देखिए दूसरी डेफिनेशन में क्या कहते हैं कि अनुदेशन विभिन्न क्रियाओं तथा अनुभवों का पुंज होता है जिसके माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन आता है। अब देखिए आपने कुछ सुना और केवल आपने सुना तो आपको जब 20% याद रह जाएगा तो आप अप्लाई कहाँ ही कर पाएंगे, या आपने किसी चीज को देखा और आपको 10% याद रह गया तो आप कहाँ अप्लाई कर पाएंगे। इसीलिए तो बच्चा पहले अनुकरण कर रहा है फिर कंठीकरण कर रहा है। कंठीकरण का मतलब अपनी स्मृति में रखने का प्रयास कर रहा है। देखिए हमारी स्मृति में जो चीजें हैं, जैसे हम डेली क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जो भी करते हैं, तो जब हम डेली का डेली कर रहे हैं तो हमारी स्मृति में वो चीजें हैं, तो हम वही काम कर पाएंगे जो हमारी स्मृति में होंगे। और ये तब हो पाएंगे जब हम उनकी डेली प्रैक्टिस करेंगे, प्लस उसमें सारी इंद्रियां या फिर हम कह सकते हैं हमारी दो से ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होंगी, तब हम उन चीजों को याद रख सकते हैं। ठीक है, ज्ञान को देने में या सेंसेस को एक्टिव रखने में एक शिक्षक का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं है, अब देखिए टीचर है वो केवल बोर्ड पे लिख दे रहा है आके, तो क्या बच्चे सिर्फ देख ही रहे हैं, तो उनकी एक सेंस काम कर रही है ना। अब बच्चे एक तो एक्टिव करेंगे, लेकिन एक टीचर कैसे अरेंज करे क्लास को वो भी मैटर करता है। तो इस बारे में भी एडुकेटर ने कई सारी बातें की हैं। अब कुल मिला के आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा पोर्शन समझ नहीं आया है, एक बार फिर से डिस्कशन कर लिया जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बहुइंद्रिय अनुदेशन की विशेषताएं क्या है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखिए कह रहे हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या होता है, जब कक्ष में या फिर हम लोग क्लासरूम में देखते हैं जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है जो एडगर डल ने बताया है, उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, क्लासरूम में एक इंद्रिय का यूज नहीं होता है, बहु इंद्रियों का प्रयोग होता है। इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, शिक्षण सहायक सामग्री को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। क्यों, बच्चा क्या करता है, एक टीचर और टेक्नोलॉजी को भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि अगर हम केवल अकबर के बारे में बता रहे हैं बच्चे को, तो बच्चे को शायद उतना अच्छा समझ में ना है। लेकिन अगर हमने उस बच्चे को एक क्लिप चला के दिखा दी है, या एक मूवी टाइप बना के दिखा दी है, या प्रोजेक्टर पे दिखा दिया है, या फिर हम कह सकते हैं रोल प्ले करवा दिया है, कैरेक्टर बना दिए हैं, तो क्या होगा, वो बच्चे को अपने लाइफ टाइम कह सकते हैं, लाइफ टाइम भी याद रह सकते हैं। वो उसकी मेमोरी की बात है कि बच्चा चीजों को कितनी जल्दी अडेप्ट करता है या कितना अपने माइंड में रख पाता है। तो कुल मिलाकर इन्होंने बात की, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में एक इंद्रिय का प्रयोग नहीं होता है, ऐसी एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, या फिर हम कह सकते हैं ऐसी चीजें होती हैं, या ऐसी टीएलएम्स का यूज होता है, या फिर हम कह सकते हैं ऐसे शिक्षक होते हैं जो क्या करेंगे, एक इंद्रिय ना एक्टिव हो, बच्चे की बहु इंद्रियां यानी बहुत सारी, यानी हम मल्टी सेंसरी जो अप्रोच है उसको हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। अब दूसरी बात करें तो शिक्षण प्रभावपूर्ण होता है और क्या होता है, अधिगम स्थायी होता है। अब देखिए बच्चे को अगर एक सेंस एक्टिव है, आपको तो पता है ना, क्योंकि बच्चे ये पढ़ के नहीं आए, बट आप एज अ टीचर आपको पढ़ाया ही इसीलिए जा रहा है जिससे कि आपको ये बातें पता हो सके कि बच्चा कैसे किस तरीके से अच्छा सीख सकता है। और बच्चे को देखिए आपका पर्पस सिर्फ इतना होना चाहिए कि हम बच्चे को ये जो किताबी दुनिया है उससे बाहर कैसे ला सके। ऐसा नहीं है कि आप बच्चों को बड़ी बड़ी डेफिनेशंस रटने को दे दो, वो मतलब ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को उस बेस पे ना देखो, लेकिन ऐसा नहीं है बड़ी बड़ी डेफिनेशंस दे दी बस बात खत्म है, इसको रट ले। और नहीं, आप बच्चे को असल जीवन से कैसे जोड़ पा रहे हैं, यानी दुनिया उसको दिखानी है, ना कि केवल किताबों तक उसको सीमित रखना है।
जिसमें ये वाली जो अप्रोच है वो बहुत ज्यादा काम करती है। अब क्या है, जिससे कि शिक्षण जब हम कई सारी चीजों का यूज करेंगे, कई सारे टीएलएम्स का यूज करेंगे, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर है, वीडियो है, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारा टेप रिकॉर्डर है, कोई भी चीज, या फिर वो जो हम कहते हैं सीडीज है, उनके थ्रू हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। मतलब कई सारी ऐसी चीजें हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जिससे कि या फिर हम जो भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, वो सारी चीजें कुल मिला के बच्चे की सेंसेस एक दो से ज्यादा एक्टिव होनी चाहिए, जिससे कि बच्चों को मजा भी आएगा। जब बच्चे मजे मजे में सीखेंगे तो वो अच्छा सीखेंगे, और हमारा शिक्षण अधिगम दोनों ही, क्योंकि दोनों ही जो मतलब प्रक्रियाएं हैं वो आपस में अटैच है। जब शिक्षण आप अच्छा करेंगे तो बच्चे की लर्निंग भी अच्छी होगी, और जो कक्षा का माहौल है वो भी प्रभावपूर्ण होगा, और बच्चे का ना भागेंगे नहीं क्लासरूम से, या फिर 4 दिन की छुट्टी कर ली, ऐसा नहीं करेंगे। बच्चे पढ़ने में मजा लेंगे और आपको पढ़ाने में भी मजा आएगा, जिससे कि बच्चे के अंदर वो चीजें स्थायी रूप से बैठ जाएंगी कि चीजें कैसे वर्क करती हैं। कि अगर आपने ट्रैफिक लाइट पढ़ा रहे हैं तो अगर आप टीएलएम के थ्रू पढ़ाएंगे तो बच्चा देख भी रहा है, प्लस आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो बच्चा समझ पा रहा है। नहीं तो आप उनको बाहर ले जाके, मतलब ग्रुप वाइज आप दिखा सकते हैं, बाहर ले जाके भ्रमण करवा सकते हैं, बता सकते हैं कि ट्रैफिक लाइट ऐसी दिखती है, क्योंकि पूरी क्लासरूम को ले जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी जहां तक संभव हो सके आप बच्चों की जितनी ज्यादा सेंसेस है उनको एक्टिव रखेंगे। तो जब बच्चे देखेंगे भी, सुनेंगे भी, एक्टिविटी करेंगे, तो वो क्या होगा, उनके लिए जो उनका जो अधिगम है वो स्थायी हो जाएगा। अब देखिए, कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि परमानेंट हो जाएगा, लेकिन हाँ उनकी मेमोरी में वो ज्यादा समय तक रहेगा। हमारी जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है और कई सारी रिसर्च हुई है, उनके द्वारा कहा गया है कि मतलब हम ऐसी तकनीकों का या ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जिससे कि हम अपने शिक्षण को रोचक बना सकें, सजीव बना सकें और प्रभावशाली बना सकें। कुल मिला के यहाँ पे भी वही बात की गई है कि हम बच्चों को कितना मजा दिलवा सके। ऐसा ना हो कि बच्चा बोर हो रहा है, क्योंकि टीचर्स का ज्यादातर ये काम होता है कि वो बुक निकाल के पढ़ना शुरू कर देते हैं, मुंह पे अपनी किताब रखी हुई है और पढ़े जा रहे हैं। और कुछ टीचर्स तो चलिए छोड़ भी दीजिए, किताब से तो पढ़ाना दूर की बात है, बैठ के मजे ले रहे हैं। तो वो चीजें क्या है, आपका एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि क्या है, क्लासरूम में रोचकता होनी चाहिए। जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसमें बच्चे को मजा आना चाहिए, यानी उनके अंदर क्यूरियोसिटी आनी चाहिए, तब ना जाके वो सीखेंगे। उसके बाद सजीव होना चाहिए, यानी आप जो भी पढ़ा रहे हैं उनको बताइए, एग्जाम्पल देखिए 4 तरीके के, या फिर कोई भी एक्सप्लेनेशन अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए आपके पास कोई टीएलएम होना चाहिए या कोई वीडियो होनी चाहिए। आप फोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, चलाने के लिए तो बहुत इस्तेमाल कर लेते हैं टीचर्स, लेकिन अगर हम बात करें तो आप बच्चों को दिखाने के लिए भी क्या कर सकते हैं, आप बच्चों को दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं मोबाइल फोन का, जो कि आपके पास स्मार्टफोन रहते ही हैं आजकल लोगों के पास, तो वो सबसे अच्छा साधन हो जाएगा आपके लिए। और प्रभावशील, देखिए बच्चे ना एक्टिविटी चाहते हैं, आप जितनी एक्टिविटी उन्हें करवाएंगे, क्यों एक्टिविटी करेंगे, उनकी सेंसेस इंक्लूड है, तब ना जाके उन्हें समझ में आ रहा है। अब आपको लग रहा है कि नहीं ऐसे ही करवा देंगे तो बच्चों को कुछ समझ नहीं आने वाला है। बच्चे रत रहेंगे काम में, उनकी सेंसेस काम करती रहेंगी, तो उन्हें क्या लगेगा कि ये काम आसान है। आसान तब लगता है जब उन्हें समझ में आ रहा होता है, समझ में तब आ रहा होता है जब उनकी सारी सेंसेस वर्क कर रही होती हैं। अगर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, आप सिर्फ बुक से पढ़वा रहे हैं उसे, तो वो तो सिर्फ पढ़ रहा है ना। और अगर सुनने की बात है कि सिर्फ 2 सेंसेस काम कर रही हैं, बाकी जो बच्चे बैठे हुए हैं उनको तो सिर्फ सुनाई दे रहा है, पढ़ कोई नहीं रहा है, तो उनकी एक सेंस काम कर रही है। तो कुल मिला के ऐसा शिक्षण प्रभावशील नहीं हो सकता। आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन के साथ में कोई टीएलएम होना चाहिए और ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जिससे कि बच्चों में इंटरेस्ट पैदा हो सबसे पहले, तो जिससे कि हमारा शिक्षण क्या हो, प्रभावशाली हो सके। अब हम बात करें, अधिक इंद्रियों को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, और जिससे कि हम क्या कर सकें, जो हमारे छात्र हैं वो स्थायी रूप से सीख सकें और प्रभावित हो सकें। मतलब ऐसा शिक्षण आपका होना चाहिए जिससे कि छात्र प्रभावित होंगे और आपकी शिक्षण से क्या करेंगे, लाभ उठा पाएंगे अपने जीवन में। वो अपनी जो शिक्षा है, जो किताबी ज्ञान उन्होंने आप भर रहे हैं उनके अंदर, वो क्या करें, अपनी दुनिया से जोड़ सके, उसका यूज कर सके, यानी उसका इस्तेमाल कर सके कि क्या क्या पढ़ा है। खाली ऐसा ना हो कि किताबी ज्ञान को सीख लिया बस उसी तक सीमित रह गए, लेकिन आप उस ज्ञान को हम अपनी निजी जिंदगी में अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं है। बच्चे अलग नजर से देखते हैं जो एक्टिविटी नहीं करवाते, या फिर हम कह सकते हैं कि बच्चों के साथ में मजे नहीं लेते। मजे का मतलब ये है कि उनको पढ़ने में, देखिए बच्चा हर चीज में मजे लेगा, आप उसको एक्टिविटी करवाइए, बच्चा अच्छे से सीखेगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपको बच्चों के साथ में उनको सपोर्ट देना है, फैसिलिटेट करते रहना है, मोटिवेट करते रहना है। अब देखिए बात करें
तो भाव एवं विचारों के संप्रेषण क्या होता है, आप जब हम मल्टी सेंसरी जो हमारा इंस्ट्रक्शन है उसका प्रयोग करते हैं, ऐसा अनुदेशन का प्रयोग करते हैं, तो क्या होता है आप जो भी एक्सप्लेनेशन देंगे या जो भी अपने विचारों को बताएंगे या बच्चा जो भी बता रहा है या एक्सप्लेन कर रहा है उसमें सहजता और स्वाभाविकता होगी, यानी उसे समझ में आ रहा है कि ये चीजें कैसे काम कर रही है। जैसे आपने ट्रैफिक लाइट का ही उदाहरण दिया, तो हाँ बच्चे को पता है कि एक ऐसी लाइट मैंने चौराहे पे देखी थी जो कि 3 रंग वाली थी, ठीक है। तो क्या है, आप जब एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, जब हम इस अप्रोच का यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो जो लैंग्वेज है आपकी वो स्वाभाविक होनी चाहिए। आपके जो एग्जाम्पल्स हैं, आपकी जो भी दिखाने का तरीका है, जो भी आप चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन मेथड का यूज कर रहे हैं, टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं, वो बच्चों के स्तर के अनुसार होनी चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है, उनके मन के अनुसार होनी चाहिए कि वो क्या चाहते हैं या वो किन चीजों के बारे में जानते हैं, नहीं जानते हैं, सबका ज्ञान आपको होना चाहिए, जिससे कि आप उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या कर सकें, अपना इंस्ट्रक्शन दे सकें या फिर जो एक्टिविटीज है उनको करवा सकें। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि कुछ हमारी सेंसेस हैं, जैसे हम स्वाद से कितना सीखते हैं, 1%, मतलब जीभ के द्वारा हम सिर्फ 1% क्या करते हैं, सीखते हैं। फिर अगर हम बात करें स्पर्श द्वारा, यानी हम किसी चीज को टच करके छू के लगभग 1.5% सीखते हैं। सूंघ कर सीखते हैं 3.5%, सुनकर मैंने कहा सबसे ज्यादा सीखते हैं यानी 11%, देखकर हम लोग सीखते हैं 8.5%। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो रह कितना जाता है, सीखते तो इतना इतना है लेकिन हमारी स्मृति में इन द फ्यूचर कितना रह जाता है। फिर अगर हम बात करें तो शब्द इंद्रिया, यदि हमने जो कुछ भी सुना है, अगर कोई भाषण दे रहा है और हम सिर्फ जो है वो बैठ के सुन रहे हैं, कुल मिला के अगर आप केवल ईयरफोन लगा के इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जब आपके एग्जाम होंगे तो आप सिर्फ 20% ही याद रख पाएंगे कि मैडम ने क्या बोला था या क्या बताया था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें दृश्य, केवल दृश्य की, ठीक है, या हम कह सकते हैं किसी चित्र को दिखाया जा रहा है, कोई एक्सप्लेनेशन, कोई कुछ नहीं बताया जा रहा है, तो बच्चे को फ्यूचर में कितना याद रहेगा, 30% याद रहेगा 100% में से। और उसी प्रकार से दृश्य श्रव्य की बात करें, दृश्य का मतलब दिखाई भी दे बच्चे को और बच्चे को आप एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, एक मॉडल आप दिखा रहे हैं, दिखाने के साथ साथ आप बच्चे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा ऐसा, तो बच्चे को फ्यूचर में वो 50% याद रहेगा कि हाँ टीचर ने एक दिखाया तो था टीएलएम, वो सारी चीजें हैं। उसके बाद 80% की बात करें तो कर्म इंद्रिय द्वारा, यानी वो बोल बोल कर क्या करे, खुद से क्रिया करे, तब जाके उसे क्या होगा, जब वो बोल बोल के पढ़ेगा तो उसकी 3 सेंसेस काम ही करेंगी, तो उसे फ्यूचर में कितना 80% याद रहेगा। इसी तरीके से हम बात करें तो सबसे ज्यादा जिस इंस्ट्रक्शन की बात की है एडगर डेल ने, जिसमें वो बात करते हैं मल्टी सेंसरी की, वो इसीलिए कह रहे हैं जब सारे सेंसस एक साथ मिलेंगे तब बहुइंद्रिय अनुदेशन की उत्पत्ति होगी। ये जो कॉन्सेप्ट है, जो नया संप्रत्यय है शिक्षा में जो दिया है, वो एडगर डेल ने ही दिया है। यानी ये कहते हैं जब सारी सेंसस मिल जाएंगी, सारी हमारी इंद्रियां मिल जाएंगी, तब बच्चा 90% तक ऐसा होता है कि बच्चे को वो चीज फ्यूचर में याद रहती है या वो अपनी स्मृति में रख पाता है। आइए हम लोग देखिए, आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें आ गई होंगी, और अगर नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा टॉपिक आपको नहीं समझ में आया है, उस टॉपिक को भी दोबारा से मैं एक्सप्लेन करूंगी या फिर बताने की कोशिश। आइए हम लोग देख लेते हैं कि बहुइंद्रिय अनुदेशन के बारे में और भी बहुत सारी चीजें, तो आइए देखते हैं। तो आइए हम लोग फटाफट से जान लेते हैं कि जो हमारे बहुइंद्रिय अनुदेशन है उसका वर्गीकरण क्या है। देखिए, हम लोगों ने अभी तक जाना था कि कई सारी जो हमारी इंद्रियां हैं उनको एक साथ इंक्लूड करेंगे, तब जाके हम क्या करेंगे, अधिगम बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो हमारा बहुइंद्रिय अनुदेशन है वो एक तरीके से सीखने के लिए, अधिगम करने के लिए या सीखने के लिए परिस्थितियों को बनाता है, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, जब परिस्थितियां बन जाएंगी तो क्या होगा, जो हमारा छात्र है वो क्या करेगा, अनुभव करेगा, और अनुभव करेगा तो क्या होगा, वो अधिगम आसानी से कर पाएगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो पाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं हमारा जो बहुइंद्रिय अनुदेशन है वो क्या कर रहा है, मतलब उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य उसका मतलब पर्पस यही है कि कैसे भी करके जो हमारे छात्र हैं उनका अधिगम करवाया जा सके, और ऐसा अधिगम जो कि उनके माइंड में एक स्टेबिलिटी ला सके, मतलब उनकी स्मृति में ज्यादा दिन तक बना रहे। अब देखिए हम लोग फटाफट से इसके वर्गीकरण को जान लेते हैं। अब 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, किसके आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर, मतलब इंद्रियां किस किस तरीके से वर्क करती है। अभी हमने देखा था कि सुनकर हमें 20% याद रहता है, तो यानी उनकी जो क्रियाशीलता है उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया है, बांटा गया है 3 स्तरों में।
अब देखिए बात करते हैं, सबसे पहले आता है एकल इंद्रिय अनुदेशन। इसमें क्या होता है, देखिए तीनों का पर्पस यही है कि किसी भी तरीके से बच्चे को ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। ज्ञान केवल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड नहीं है कि बच्चे को सिर्फ पता हो गया कि डेफिनेशन रट ली, लेकिन उसका यूज कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे लाइफ में, ये सारी चीजें अगर बच्चे को नहीं पता है तो बेकार है। तो यानी एकल इंद्रिय अनुदेशन का भी कहीं ना कहीं ये उद्देश्य रहता है कि बच्चे को ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, यानी ज्ञान उद्देश्य की प्राप्ति। कुल मिलाकर इसका क्या होता है, एक पर्पस होता है। फिर कह रहे हैं जिससे कि इसमें क्या होता है, बच्चे देखेंगे या फिर केवल सुनेंगे। कुल मिलाकर इसमें एक इंद्री बच्चे की काम करेगी, जिससे कि क्या होगा, बच्चे कोशिश करेंगे, जो उनके जो विचार हैं, जो उनके अनुभव हैं, अगर वो कोशिश करेंगे तो अपने सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में वो ले आ पाएंगे, यानी वो रिकॉल कर पाएंगे और उन्हें पहचान पाएंगे। लेकिन ऐसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको बहुत दिन पहले कोई चीज आपने सुनी या फिर देखी है, केवल सुनी है, तो अगर आपसे कोई कहेगा कि बताओ कैसा है या क्या है, तो फिर आप उस चीज को नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप रिकॉल नहीं कर पा रहे होंगे, यानी क्योंकि आपकी एक इंद्री इंक्लूड होगी, तो आप कैसे बता पाएंगे। तो कुल मिला के अगर इसमें कोशिश की जाए तो जो हमारे अनुभव हैं उनको रिकॉल किया जा सकता है। अब देखिए अनुदेशनों के प्रस्तुतिकरण में या तो हम सुनेंगे या तो हम केवल देखेंगे, जिससे कि क्या होगा, यहाँ पे भी हम अनुभव प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जब जो छात्र हैं वो देखेंगे, देख लिया कोई, हम देख के, जैसे एक टीचर जो है वो बता रहा है कि चार्ट ऐसा है, तो उन्होंने चार्ट पेपर टांग दिया और कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, तो बच्चे ने क्या किया, देख के सीख लिया। सारे बच्चे नहीं सीख पाएंगे, पर कोई तो बच्चा ऐसा होगा जो उसको देख के समझ लेगा। यानी या फिर बच्चा, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो क्या होगा, आप लोगों की आंख से आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन अगर क्लासरूम में आकर टीचर सिर्फ भाषण देके चला जाए, कुछ भी लिखे नहीं बोर्ड पे, तो क्या होगा, बच्चे ने क्या किया, सुन के ग्रहण किया, तो कुल मिलाकर उससे कुछ ना कुछ तो सीखा, तो उसके पास क्या हुआ, नए अनुभव आए, जिससे कि क्या हुआ, उनका अधिगम हुआ, यानी अनुभवों को प्राप्त करना, व्यवहार में परिवर्तन हुआ बच्चे के, जिससे कि उसने अधिगम को प्राप्त कर लिया। ऐसा जो अधिगम कहलाएगा, यानी एक इंद्री जब एक्टिव होगी, कोई भी एक इंद्री एक्टिव हो, जिससे कि बच्चा स्वयं से सीख सके, उस इंद्री के द्वारा ज्ञान को प्राप्त कर सके, उसको ही हम एकल इंद्रिय अनुदेशन कहते हैं। उसके बाद हम बात करें द्वि इंद्रिय अनुदेशन। इसमें क्या होगा, हमारी ये दो जो सेंसेस है वो एक्टिव होंगी, मतलब एक से ज्यादा सेंस जो हमारी है इंद्री है वो इसमें एक्टिव होगी। कह रहे हैं ये अधिक प्रभावशाली होती है एकल से। ठीक है, इसका भी मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका भी पर्पस क्या है कि बच्चे को कैसे भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, और ये वाली जो प्रक्रिया है वो ज्यादा तर जो है हम कक्षाओं में देखते हैं। ठीक है, जब कक्षाओं में देखते हैं, हम देखते हैं कोई जो टीचर है वो कोई चीज पेश कर रहा है या फिर प्रेजेंटेशन कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, लिख रहा है या तो बोर्ड पे, या तो प्रेजेंट कर रहा है, या प्रेजेंट भी कर रहा है, तभी वो बोलता है और दिखाता है उस चीज को। तो कुल मिला के ये वाली जो हमारा अप्रोच है उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, क्लासरूम में ज्यादातर किया जाता है। उसमें क्या होगा, जब अध्यापक किसी चार्ट पेपर को या फिर ब्लैक बोर्ड पे किसी चीज को दिखाएगा या फिर परफॉर्म करेगा, प्रदर्शित करेगा, फिर क्या होगा, इसी तरीके से जब छात्र, हमारे जो टीचर्स हैं वो दिखा रहे हैं, तो हमारे जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, ज्यादा क्रियाशील हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो इसमें क्या है, बच्चे की जो सुनने वाली जो इंद्री है और जो देखने वाली इंद्री है, दोनों ही क्या है, एक्टिव रहती हैं। तो यहाँ पे हमारा ये आ जाता है, हमारा द्वि इंद्रिय अनुदेशन, यानी जहां पे बच्चे की दो जो क्रियाएं, दो इंद्रियां जहां पे एक्टिव होती हैं, वो हमारा द्वि इंद्रिय अनुदेशन कहलाता है। यानी जो हमारे टीचर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वो भी दो इंद्रियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऐसे ही जो हमारे विद्यार्थी हैं वो भी देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो वो भी दो सेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब हमारा लास्ट वाला आ जाता है जो बहु इंद्रिय अनुदेशन है, यानी जो हम अभी तक बात कर रहे थे कि मल्टी सेंसरी जो इंस्ट्रक्शन है उसकी बात कर रहे थे, यानी बहु इंद्रिय, बहुत सारी इंद्रियां। इसमें क्या होगा, जिसकी बात एडगर डेल कहते हैं, लेकिन इस्तेमाल हमारे यहाँ ये वाला होता है जो द्वि इंद्रिय अनुदेशन है। लेकिन अगर कक्षा में इस वाले अनुदेशन का इस्तेमाल किया जाएगा तो बच्चों का अधिगम बहुत बहुत अच्छा स्तर का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कई जगहों पर हम इस वाला जो अनुदेशन है उसकी भी बात करते हैं या किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या होंगे, बच्चों को अनुभव प्राप्त होते हैं, जिससे कि बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे सारी ही सेंसेस कभी कभी एक्टिव होती हैं या दो से ज्यादा सेंसेस एक्टिव होती हैं, जिससे कि बच्चे क्या करते हैं,
सुनते हैं, देखते हैं और साथ साथ में खुद से क्रिया भी करते हैं। यानी हम हमेशा ही कहती हूं मैं, जो लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं जॉन डीवी, यानी करके सीखना सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चा कोई प्रैक्टिकल कर रहा है, जैसे आपने बच्चों को किसी बांध के बारे में बताया, उसका चित्र दिखा दिया, पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया, तब तो उनको अच्छे से समझ आएगा। लेकिन अगर आप बच्चे को बांध तक दिखाने ले गए, उसको एक टूर करवा दिया और दिखाया कि ये बांध है, ऐसे बांध होते हैं, ऐसे वर्क करते हैं, तो बच्चा अपनी होल लाइफ में वो जो ज्ञान आप उसको दिया है वो कभी नहीं भूलेगा। तो कुल मिला के उनकी हर एक सेंस जो टच कर सके, फील कर सके, देख सके, सुन सके, सारी ही सेंसेस जब उनकी इंक्लूड होंगी, तब हमारा बहुइंद्रिय अनुदेशन का जो उद्देश्य है, मतलब बच्चे को अध्ययन करवाना, उनको रियल ज्ञान देना, यानी यथार्थ ज्ञान देना। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बहुइंद्रिय अनुदेशन के लाभ क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, और भी कई सारी चीजें हम इससे रिलेटेड जानेंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, मैंने पहले भी कहा था, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो कि एडगर डेल का मैंने अनुभव का जो शंकु था, जो उनके मतलब शंकु था, उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। प्लीज उस वीडियो को भी देखिए। आप लोगों को कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाया करिए, जिससे कि मुझे भी फीडबैक और रीइंफोर्समेंट मिलता रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।